फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करने वाले हैं BA-LLB 5 इयर्स फर्स्ट सेमेस्टर का इंडियन हिस्ट्री का वन शॉट वीडियो पूरा कवर करेंगे। इससे पहले भी मैं इकोनॉमिक्स के, इंग्लिश के और ये सारे मैं वन शॉट वीडियोस डाल चुका हूँ। इनके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों डाल चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो लिंक है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक मैंने डाल दिया है। वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितनी भी पूरी स्लाइड है, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको BA-LLB से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर 8851450051 पर व्हाट्सअप करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्लस कोशिश करूंगा कि अगर मैं पॉसिबल हो सके तो आपको कॉल भी कर सकूं। दूसरी बात, इससे पहले के जो वीडियोस मेरे आ चुके हैं, बच्चों ने बहुत प्यार करा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आए आपके। अब मैं अपने सेंटर बोर्ड नहीं हूँ, पर आपका एग्ज़ाम है और परसों आपका एग्ज़ाम है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूँ। पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियो कल अपलोड होने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे कि आपका समय वेस्ट ना हो, हिस्ट्री का पेपर थोड़ा टफ होता है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पढ़ रहे हैं वो तो बेटर है, पर ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इनके एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर आ जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है? देखिए, अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र भारत में विकसित और हुई राजनीति की कूटनीति एक प्रथा को संदर्भित करता है। यानी कि अर्थशास्त्र क्या है? कूटनीति, एक ऐसी नीति जिसको हमें हमारे यहाँ पर भारत के अंदर ही विकसित हुई है। यह कौटिल्य द्वारा लिखे गए पद नीति और सैन्य रणनीति पर सामग्री। देखिए, कौटिल्य, कौटिल्य का मतलब चाणक्य भी होता है, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार का सेनापति था, जो कि कौटिल्य, जिसे कौटिल्य और चाणक्य दोनों कहा जाता है। रणनीति लिखित सामग्री, देखिए वो नेता की वो नीति लिखता, नीति के ऊपर, सेना के ऊपर रणनीति सामग्री द्वारा दर्शाया गया है। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और बाद में वो मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने। मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात चल रही है यहाँ पर। अपनी निर्विवाद और चतुर रणनीतियों के कारण, देखिए उनकी बहुत ज्यादा रणनीतियां जो थी बहुत ज्यादा चतुर होती थी, जो राजनीति, कूटनीति और युद्ध के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण से मेल खाती थी। उन्हें भारतीय मैकेलवी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भारत का मैकेलवी भी बोला जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र में सलाह दी गई थी कि के शासक के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करने या शक्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी उपाय उनकी पहुंच से बाहर नहीं था। देखिए, उनके अर्थशास्त्र में ये सलाह दी गई थी कि किसी भी शासक के लिए अपने क्षेत्र का विकास करने या शक्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी उपाय उनकी पहुंच से बाहर नहीं था। साथ ही क्षेत्र, धन, शक्ति प्रताप प्राप्त करने के लिए यात्रा, धोखाधड़ी, छल और जासूसी को वैध रणनीति के रूप में अनुमति देने की देने की अनैतिक नैतिकता भी थी उनके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो ये जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आप इसको प्रिपेयर करिएगा जरूर। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, प्राचीन भारत के गणराज्य बताएं। प्राचीन भारत के गणराज्य के बारे में देखिए, गणराज्य क्या होता है? दूसरे प्रकार की सरकार, वह जिसे कोई राजाशाही नहीं होता। देखिए, एक ऐसी सरकार जिसमें कोई राजशाही नहीं होता और अधिकार एक परिषद या सभा को सौंप दिया जाता है। यानी कि जो अधिकार होगा वो किसी एक परिषद या सभा को सौंप दिया जाएगा। ऐसी सभाएं जरूरी नहीं कि किसी ऐसे व्यक्ति से बनी हो जिन्होंने अपने कार्य को खुद को प्रतिष्ठित किया हो। यानी कि ऐसी कोई सभा, ये जो सभाएं बनती थी ना, जिनमें गणराज्य को, जिनमें सारा राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाता था, ये कोई ज़रूरी नहीं होता था कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कोई ऐसा काम करा हो, लेकिन वे अक्सर उन लोगों से बनी होती थी जिन्होंने अपनी गतिविधियों के माध्यम से खुद को प्रतिष्ठित किया। परंतु वो ऐसी गतिविधियों से बनी होती थी जिन्होंने कुछ गतिविधियों के माध्यम से खुद को प्रतिष्ठित किया था, यानी कि खुद को आगे उन्होंने मतलब अच्छी जगह पर लाके रखा रखा था। अगला, आगे इसी में पढ़ते हैं हम। सभा आमतौर पर सीमित तथा अधिकार बांटती थी। ये जो सभा होती थी सीमित होती थी और अधिकारों को बांटती थी। जो लोगों से बनी होती थी, जिसमें विधायिका की मौजूद द्विसदनीय प्रणाली का भी जन्म हुआ। देखिए, इसमें क्या होता था, विधायिका, विधायिका जो होती है, जो कानून बनाती है, उसकी 2 सदन की प्रणाली का भी इसमें जन्म हुआ। देखिए, ऋग्वेद में विधाता यानी नीति सैन्य समस्या और महत्वपूर्ण विषयों पर बहस करने के लिए लोगों के जमावड़े का 100 से ज्यादा बार जिक्र होता है यहाँ पर। इन चर्चाओं में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होते थे। यहाँ पर ये वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंटक शोधन की तरफ। देखिए, कर्नाटक साधना, जिसका शाब्दिक अर्थ है कांटों को हटाना, प्राचीन भारत में आपराधिक न्याय के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जो अपराधों से रिलेटेड जो न्याय होता था, उसके लिए ये वाला
हम प्रयोग करते थे, इसके संदर्भ में ये प्रयोग करा जाता था। अपने अर्थशास्त्र चौथे के एक भाग में कौटिल्य उन मामलों में जिक्र करते हैं जो कंटक शोधन के अंतर्गत होते हैं। यानी कि जो कौटिल्य है, यानी कि चाणक्य किन मामलों को जिक्र करते हैं जो कि कंटक शोधन के अंतर्गत आते हैं। यह है चोरी, हत्या, सेंधमारी, जबरन घुसपैठ, अतिक्रमण। अतिक्रमण मतलब मोहल्ले के अंदर या कहीं पर भी जाकर आतंकवादी गतिविधियों को करना। इसके अलावा काला बाजारी, जहर देना, अवैध सिक्का बनाना, संपत्ति को नुकसान, आपराधिक लापरवाही, जाति नियमों का उल्लंघन, श्रमिकों और मजदूरों का बहिष्कार और अन्य कार्य, कीमतों को नियंत्रित करने की साजिश, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और इस तरह की कृत्रिम कमी भी पैदा करना होता है, और वजन और माप में भी धोखाधड़ी करना। कंटक शोधन का मुख्य उद्देश्य लोगों को शांति से रहने और धर्मशास्त्र बताए गए कानूनों का पालन करने देता था होता था। न्याय प्रणाली से कठोर होने की उम्मीद थी। उदाहरण के लिए किसी भी संदिग्ध संदिग्ध मतलब जिस पे शक होता है को अपराध होने के 3 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाना था, सिवाय इसके उसके अपराध का पक्का सबूत हो। जब तक उसके अपराध का पक्का सबूत नहीं होगा तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। केवल शक के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया यहाँ पर 3। अगला प्रश्न हमारे, ये सारे जितने भी मैं बच्चों क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, ये सारे 4 मार्क्स के हम यहाँ पर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है दीन ए इलाही क्या था? देखिए, दीन ए इलाही एक मिला-जुला धर्म था, जिसमें मुगल बादशाह अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू किया था। इसका मकसद अपने साम्राज्य के धर्मों की सबसे अच्छी बातों को मिलाकर अपने लोगों के बीच में मतभेद को खत्म करना। देखिए, जो अकबर था, जो कि मुगल बादशाह था, उसने दीन ए इलाही कर रखा था। यानी कि उसके दरबार में सारे मिले-जुले शासक आते थे और इसका क्या मतलब था कि सारे धर्मों से अच्छी बातों को लेकर अपने लोगों तक पहुँचाना, इसे यहाँ पर दीन ए इलाही बोला गया। इसके अलावा इसके मुख्य रूप से इस्लाम, हिंदू धर्म की बातें शामिल थी, लेकिन कुछ बातें ईसाई धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्मों से भी ली गई थी। इबादत खाना में हुई चर्चाओं से अकबर इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई भी एक धर्म सच्चाई पर अपना एकाधिकार होने का दावा नहीं कर सकता। इसी बात से प्रेरित होकर उन्होंने 1582 में दीन ए इलाही बनाया। कई नेक मुसलमानों ने जिनमें बंगाल के कई नेक मुसलमान जिनमें बंगाल के जिनमें बंगाल के काजी और जाने-माने सूफी संत शेख अहमद सरहिंद शामिल थे। इसमें इसे इस्लाम के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध किया। दीन-ए-इलाही वासना, कामुकता, बदनामी और घमंड को पाप मानता था और उन्हें मना करता था। पवित्रता, समझदारी, संयम और दया इसके मुख्य कारण थे। आत्मा को भगवान की तहत अ, आत्मा को भगवान की बात से खुद को शुद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। ब्रह्मचार्य का सम्मान किया जाता था और जानवरों को मारना मना था। इस धर्म में ना तो कोई पवित्र ग्रंथ है और ना ही कोई पुजारी वगैरह व्यवस्था होती थी। तो यहाँ पर ये दीन इलाही का यहाँ पर बात लिखी है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी हमारा कवर हो गया। देखिए, मैंने कोशिश करी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकूँ। अगला आता है मेरे पास क्वेश्चन रज़िया सुल्तान। सुल्तान रज़िया। सुल्तान रज़िया के बारे में क्या था? देखिए, रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 तक भारत में दिल्ली की सुल्तान थी। रज़िया सुल्तान 1236, एक सेकंड स्टूडेंट। तो हम रज़िया सुल्तान की यहाँ पर बात पढ़ रहे हैं। रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 तक भारत में दिल्ली की सुल्तान थी। वो पहली मुस्लिम महिला शासक थी। सिंहासन पर उनका बैठना ऐतिहासिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण न केवल इसलिए कि एक महिला थी, बल्कि इसलिए भी कि उनके पूर्वज मूल रूप से गुलाम थे, कुलीन नहीं। उनके पिता इल्तुमिश कुतुबुद्दीन के अधीन एक के रूप में दिल्ली आए थे और एक प्रांतीय गवर्नर का पद पहुंच गए। कुतुबुद्दीन की मृत्यु, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जिसके नाम से ही कुतुब मीनार, जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इल्तुमिश ने तुर्की कुलीनों का समर्थन हासिल किया और सुल्तान बन गया। शासन के रूप में इल्तुमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामित करके इतिहास रचा। वो पहली महिला सुल्तान थी जिन्होंने एक महिला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रजिया एक बहादुर युवती थी जिन्हें सैन्य युद्ध और प्रशासन में प्रशिक्षित किया गया। हालांकि सिंहासन पर उनका बैठना आसान नहीं था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके भाई ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और वो अपने भाई की मृत्यु के बाद ही ताज पर दावा कर सकी। दिल्ली की सुल्तान बनने के बाद उन्होंने मर्दाना कपड़े पहने और एक कुशल न्यायप्रिय नेक शासक के रूप में साबित हुई। अपने साम्राज्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित उन्हें उनकी प्रजा द्वारा बहुत सम्मान और प्यार दिया जाता रहा। भारत सुल्तान का दुखद अंत
जब हुआ, उनके भाई ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और बाद के संघर्षों में उनकी हत्या कर दी। तो ये बात थी रजिया सुल्तान की। चलिए बात करते हैं शेरशाह सूरी के महान कार्य की। देखिए, शेरशाह सूरी न केवल एक महान विजेता था, बल्कि एक सक्षम और कुशल प्रशासक भी था। वो अपने अफगानों में सबसे महान प्रशासक था, सैन्य प्रतिभा थे। वो एक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और परोपकारी कुशल प्रशासक भी थे। आगे पढ़ते हैं। वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने अब उन लोगों की मर्जी के आधार पर देश का शासन चलाया। उसकी नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत समानता, परोपकार, सहिष्णुता, भौतिक समृद्धि और नैतिक उत्थान थे। कीन कहते हैं कि किसी भी सरकार ने, यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी इस पठान जितनी समझदारी नहीं दिखाई। मतलब कि शेरशाह सूरी एक बहुत समझदार शासक था। वो एक महान सुधारक था, लेकिन कोई आविष्कारक नहीं था। केंद्र सरकार शेरशाह का राज्य प्रमुख था। सभी शक्तियां यानी कार्यकारी, न्यायिक और विधायी सैन्य उसमें निहित थी। उसने मंत्रियों को एक परिषद द्वारा सहायता दी जाती थी, जिसे उसी के नियुक्त जो जिन्हें उसी ने नियुक्त करा था। प्रांतीय सरकार साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया उसने। सरकार प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। प्रत्येक सरकार को परागनों में उप विभाजित किया गया था। परागन गांव का एक समूह था, जिसमें 50 से 100 या 100 से अधिक गांव होते थे। शेरशाह ने एक नियमित स्थायी सेना बनाई और सेना के संगठन में विशेष ध्यान दिया। शेरशाह की सेना में 1,50,000 घुड़सवार, 50,000 पैदल सैनिक और 1,300 हाथी और तोपखानों का एक हिस्सा भी शामिल था। आय और व्यय। आय के मुख्य स्रोत भूमि राजस्व, राजस्व का मतलब होता है कर, व्यापार पर कर, और खम्स यानी युद्ध से प्राप्त लूट का 1.5 हिस्सा था। व्यय की मुख्य मदद सेना, युद्ध और नागरिक कर्मचारियों पर वेतन का, शाही घरानों का रखरखाव थी। राजस्व प्रशासन। शेरशाह की प्रसिद्धि मुख्य रूप से भूमि पर आधारित थी। ये चल रहा है आपका क्वेश्चन 20 मार्क्स का। ये आपका क्वेश्चन 20 मार्क्स का चल रहा है। इसके बाद राजस्व सुधार। उसके राजस्व सिस्टम की खास बातें थी कि माप, वर्गीकरण, मूल्यांकन। खेती वाली जमीन को 3 भागों में बांटा गया। ये मिट्टी की उर्वरता पर आधारित थी। इन्हें अच्छा, माध्यम और खराब के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। उन्हें भारत में पहली बार फसल की दरें यानी कि राई की एक सूची पेश की। यह आमतौर पर औसत उपज का 1/3 हिस्सा था, जिसे सीधे राज्य को नकद वस्तु के रूप में दिया जाता था। इस सिस्टम का मकसद वसूली में बिचौलियों से बचना होता था। उन्होंने खराब पुरानी मुद्राओं को खत्म कर दिया और सोने, चांदी और तांबे के नए सिक्कों के मानक के रूप में नए नए तय करके जारी करे। उनके द्वारा शुरू किए गए मुद्रा का सिस्टम न केवल पूरे मुगल काल में चला, बल्कि पूरे भारत के अंदर फैल गया। 180 ग्रेन चांदी के रूप में, 175 ग्रेन शुद्ध चांदी के रूप में, जो आधुनिक भारतीय रूप का आधार बनी। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई सिस्टम ड्यूटी खत्म करी। उन्होंने अपने पूरे राज्य में से एक समान वजन माप शुरू करने की भी कोशिश करी। शेरशाह एक सुन्नी मुसलमान थे। उन्होंने अपने धर्म सिद्धांतों का पालन किया, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार के मुसलमानों और हिंदुओं को, दोनों को नियुक्त किया। इसके अलावा उन्होंने हिंदुओं के प्रति कोई कट्टरता नहीं दिखाई। उनकी नीतियां किसी सांप्रदायिक या धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं निकली थी। हालांकि उनकी नीति अकबर जैसी थी, लेकिन वह अकबर जैसी उदार धार्मिक नीति के विकसित नहीं कर पाए। वह हिंदुओं को घोषित दुश्मन नहीं थे। हालांकि वह धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं थे। उन्होंने इस्लाम का पक्ष भी लिया। देखिए, कई बार तो वो हिंदुओं से, मतलब ऐसा नहीं था कि हिंदुओं के विरुद्ध कोई बात करते थे, पर कभी कभी वो अपने धर्म के प्रति वफादार ज्यादा हो जाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में भी बिहार के सासाराम में अपना मकबरा बनवाया। इसमें इस्लामी हिंदू कला और दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है। यह उनकी व्यापक सोच का एक प्रमाण मिलता है। आगे चलते हैं। यस। शेरशाह भारत के सबसे महान मुस्लिम शासक में से एक थे। अगर शेरशाह कुछ खास साल जीवित रहते तो शायद महान मुगल भारत में सत्ता वापस नहीं आ पाते। ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो मामूली परिवार से उठकर सर्वोच्च पद पर पहुंचा, एक सफल विजेता और साम्राज्य के संस्थापक के रूप में, वो एक महान प्रशासक के रूप में बन गए। शेरशाह मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रमुख स्थान के हकदार थे। तो ये क्वेश्चन हमारा था 20 मार्क्स का। अब चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जो कि गुप्त वंश के पतन के कारण। देखिए, गुप्त साम्राज्य का पतन चंद्रगुप्त द्वितीय के पोते स्कंदगुप्त के शासनकाल में शुरू हुआ। वह हूणों और पुष्य मित्रों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में सफल रहे। लेकिन इस वजह से उसके साम्राज्य में वित्त और संसाधन खत्म हो गए। वित्त मतलब पैसा, और जितने भी रिसोर्सेज थे, उसके संसाधन वहां पर खत्म हो गए। तो ये बात चल रही है महान साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसकी वाली बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। गुप्त वंश का अंतिम
मान्यता प्राप्त राजा विष्णुगुप्त थे, जिसने 540 से 550 ईसा पूर्व तक शासन किया। शाही परिवार में आंतरिक लड़ाई और मतभेदों के कारण यह कमजोर हो गया। एक गुप्त राजा बुद्धगुप्त के शासनकाल के दौरान पश्चिम के दक्कन वाकाटक शासक नरेंद्र सेन ने मालवा, मेकला और कसोल पर हमला किया। तो यहाँ पर ये बात चल रही है। इसके साथ ही बाद में एक वाकाटक राजा हरिसेना ने गुप्त से मालवा और गुजरात को जीत लिया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने उत्तर पश्चिम पर हमला किया, लेकिन उन्हें रोक दिया। लेकिन छठी सदी में उन्होंने मालवा, गुजरात, पंजाब और गंधार पर कब्जा कर लिया। हूणों के हमले में देश में गुप्तों की पकड़ कमजोर हो गई। उत्तर भारत में हर जगह आजाद शासक उभर आए, जैसे मालवा यशोवर्धन, यूपी के मुखारी, सौराष्ट्र मत्रक और दूसरे शासक। गुप्त साम्राज्य में सिर्फ मगध तक ही सीमित नहीं रह गया। यशोधर्म नरसिंह गुप्ता के साथ मिलकर हूण सरदार माहिर कुल के खिलाफ सफलतापूर्वक जवाबी हमला किया। बाद के गुप्त शासकों पर अपने पूर्वजों की तरह हिंदू धर्म को बजाय बौद्ध हिंदू को मनाना भी साम्राज्य में कमजोर होने का एक कारण था। उन्होंने साम्राज्य बनाने के सैनिक विजय पर भी ध्यान नहीं दिया। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच अंतर जानने के लिए लिंग का लेख लिखा। इसी तरह कमजोर शासक में विदेशी तथा स्थानीय शासन के लगातार हमले के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये 10 मार्क्स में आपको दिख सकता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है, हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 8 पर। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार, यानी कि इकोनॉमिकली तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या आर्थिक सुधार करे थे। देखिए, आर्थिक नीति। खिलजी वंश के तहत आर्थिक नीति में प्रशासन बहुत सख्त था। सब कुछ राजा के हाथों में था। किसानों, व्यापारियों, आम आदमी की हालत बहुत खराब थी और कभी-कभी जीना बहुत मुश्किल हो जाता था। इनमें से कुछ नीतियां नीचे दी गई हैं। खिलजी शासक, खासकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने खजाने को बढ़ाकर अपने कर्जों का भुगतान करने और विस्तारवादी युद्ध के लिए पैसा जमा करने के लिए खर्च कम करने के तरीके को बदल दिया। उसने खेती पर टैक्स सीधे 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया, जो अनाज और खेती की उपज के रूप में नकद होता था, बल्कि उसने किस्तों में भी भुगतान बंद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत में गैर मुसलमानों पर 4 तरह के टैक्स लगाए, जिन्हें जजिया या पोल टैक्स, खराज या भूमि टैक्स, कारी या घर टैक्स, आखिरी चरी यानी कि खेत टैक्स भी कहा जाता था। उसने यह भी घोषणा की कि उसने दिल्ली स्थित अधिकारी, स्थानीय मुस्लिम जागीरदारों, खुतों, मुकदमों, चौधरी और जमींदारों के साथ मिलकर खड़ी फसल पर टैक्स के तौर पर आधी उपज जबरदस्ती ले जा सकता था, ताकि सल्तनत के गोदाम को भरा जा सके। मुस्लिम जागीरों को दी जाने वाली सैलरी कम कर दी गई और सैलरी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के पास जमा हो गई। किंगडम के में भी, यानी कि राज्य में भी खेती के जितने भी चीजें थी, जानवरों, गुलामों को एक तरफ क्वालिटी कंट्रोल था। इसके अलावा इस बात पर भी कंट्रोल था कि उन्होंने कैसे कैसे कौन कौन बेच सकता है। शहाना मंडी के नाम बाजार बनाए गए। मुस्लिम व्यापारियों को इस मंडी में खरीदने बेचने के लिए खास लाइसेंस, एक प्लान दिया गया। इन व्यापारियों के अलावा कोई और किसानों से खरीद नहीं सकता था, शहरी इलाके में बेच नहीं सकता था। जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क था, जो मंडी पर नजर रखते थे और तय लिमिट से बाहरी कुछ भी खरीदने या बेचने की कोशिश करने वाले को व्यक्ति को पकड़ सकते थे। खाने की चीजों का प्राइवेट स्टॉक था, यानी कि एक निजी गोदाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो वितरण का सिस्टम था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बोला जाता है वितरण, जो वितरण का सिस्टम शुरू किया। क्वालिटी का कंट्रोल एक सिस्टम था। इन कंट्रोल से कम खर्चे हुए, साथ ही सैलरी यानी कि वेतन भी इतना कम हो गया कि आम लोगों को फायदा नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद क्वालिटी कंट्रोल का तरीका ज्यादा काम नहीं कर पाया, यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी मरा तो उसका जो क्वालिटी कंट्रोल का तरीका था, ये ज्यादा काम नहीं कर पाया। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। स्टूडेंट, मैं आपके लिए आपकी पूरी बुक से कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर यहाँ आया हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, प्रश्न नंबर 9। प्राचीन भारतीय इतिहास में न्याय, कानून और दंड की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। देखिए, इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। न्याय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हमेशा अपराधी को सजा देना होता है। यह राज्य ही है जो अपराधियों को सजा देता है। सजा का मतलब जरूरी तौर पर अपराधी को उसके आपराधिक कामों के लिए उसी तरह का दर्द देना या नुकसान पहुंचाना होता है, जिसका मकसद तो उसे अपराध दोहराने से रोकना होता है, यानी कि कोई अपराधी उस अपराध को दोबारा ना दोहराए, इसलिए उसे दंड देना होता है। उसके समाज विरोधी व्यवहार को, समाज की नापसंदगी को जाहिर करना होता है।
प्राचीन भारत में राजा अपराधी को सजा देने के लिए कर्तव्यबद्ध होता था। मनु के अनुसार, मनु से कौन होते हैं? ये कुछ हमारे हिस्टोरियंस होते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल थिंकर जो पॉलिटिक्स या हिस्ट्री के बारे में हमारे को बातें बताते हैं। मनु एक व्यक्ति का नाम है। दंड कानून की जरूरी विशेषता थी। उनके तर्क में दिया कि दंड लोगों को नियंत्रित रखता था, उनकी रक्षा करता था और जब लोग सो रहे होते थे तो यह जागता रहता था। इसलिए बुद्धिमान लोगों ने दंड को ही धर्म का एक रूप माना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी प्रशासन का विस्तृत विवरण था। सजा की तर्कसंगता पर जोर दिया गया। अगर आरोपी अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसे अपराध के लिए पछतावा दिखता था, तो राजा उसकी सजा कम कर देता था। झूठी झूठी गवाही देने वाले गवाह को ऐसे सजा दी जाती थी जैसे से खुद ने अपराध किया हो। इसी प्रश्न को आगे पढ़ते हैं हम। सजा मुख्य रूप से अपराधी की स्थिति को और अपराध के कारणों के साथ साथ समाज में अपराधी चरित्र स्थिति आधारित थी। अर्थशास्त्र में अपराधी उन्हें करने पर लगाने लगने वाले जुर्माने की एक तरह से पूरी लिस्ट दी गई थी। प्राचीन हिंदू कानूनी प्रणाली की एक खास बात यह थी कि सजा अपराधी की जाति सामाजिक स्थिति के अनुसार अलग अलग होती थी। अगर अपराधी ऊंची जाति का है तो सजा भी उसे कड़ी होती थी। इस समय में कोई ऐसी जो परंपरागत संस्था नहीं है। आम सजा अपराधी को एक खंबे से बांधना, हत्या के लिए शायद वैकफल्ट प्रणाली का भी सजा थी और एक आदमी को मारने के लिए 100 सिक्के का जुर्माना लगता था। जेल के बारे में बहुत कम जिक्र मिलता है। इसका मतलब ज्यादातर अपराधियों को सजा देकर ही आजाद किया जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, प्रश्न नंबर 10। मुस्लिम हमलावरों के खिलाफ राजपूतों की हार के क्या कारण थे? देखिए, राजपूतों के पतन के कारण शुरुआती मध्यकालीन, ये प्रश्न आपका कम से कम 10 से 20 मार्क्स का भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लीज इसको पढ़ लेना। 10 और 20 मार्क्स का भी ये प्रश्न यहाँ पर आ सकता है। देखिए, शुरुआती मध्यकालीन भारत के कई शासक राजवंशों में बटा हुआ था और कभी कभी कोई एकजुट मोर्चा नहीं था। वे स्वार्थी कारणों से अपने परिवार के सम्मान के लिए लड़ते थे, देश या राष्ट्र की कोई परवाह नहीं करता था। उन्होंने अपने घमंड और आपसी दुश्मन की भावना के लिए शासन किया। नतीजा क्या हुआ? नतीजन एकता की कमी हुई, राजपूतों के पतन का पहला कारण बनी। अच्छा, अगला कारण क्या था? सैनिक कमजोरी। राजपूतों का सैन्य संगठन बहुत खराब था। उनके पास स्थायी सेना नहीं थी और वे मुख्य रूप से सामंती सरदारों के सेनाओं पर निर्भर करते थे। सामंती मतलब जो जमीनों के मालिक होते थे। सामंती मतलब जो जमीनों के मालिक होते थे। वे अक्सर युद्ध के दौरान बिना ट्रेनिंग वाले सैनिकों को भेजते थे, जिन्हें युद्ध के दौरान जल्दबाजी में भर्ती किया जाता था। उनमें देशभक्ति की भावना नहीं थी। उस समय तुर्की सैन्य संगठनों की मुख्य बात गतिशीलता थी। यह घोड़ों का युग था और राजपूतों के पास एक अच्छी तरह से सुसज्जित घुड़सवार सेना भी थी। वे अक्सर रक्षात्मक युद्ध लड़ते रहते थे और दुश्मन को रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी आक्रामक युद्ध नहीं लड़े, इसलिए वे सुरक्षा की उम्मीद में लड़ाइयां हार गए। देखिए, वो हमेशा आक्रामक युद्ध लड़ते थे और आक्रामक युद्ध नहीं लड़े, वो हमेशा सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ा करते थे। नए हथियारों और रक्षात्मक युद्ध रणनीति की उनके पास कमी होती थी। शुरुआती मध्ययुगीन शासक राजवंशों और युद्ध कला, विदेशी हमलावरों से निपटने की रणनीति कमी थी। उन्होंने कभी भी युद्ध रणनीतियां सीखने की कोशिश नहीं की। उनके हथियारों में भाला, तलवार जो लंबी दूरी पर असरदार नहीं थे, जबकि तुर्की हमलावरों पर कुशल तीरंदाज थे, जो मुख्य रूप से कुशल अनुशासित घुड़सवार सेना भी थे। कमजोर जासूसी प्रणाली। इतिहास में राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक फायदे हासिल करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल किया गया। हमलावर द्वारा भेजे गए जासूस आपसी जलन, प्रतिद्वंद्विता मतलब कंपटीशन और अंदरूनी कलह के संदेश संदेश से साथ शुरुआती मध्ययुगीन शासकों के राज्यों में घुस गए। उन्होंने स्थानीय सरदारों को पैसे और जमीन लेने के लिए मना लिया। नतीजन विदेशी हमलावरों ने राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें अंदरूनी कलह का फायदा उठाया, जबकि राजपूत अपने पड़ोसी शासक राजवंशों की गतिविधियों पर नजर रखने में सीमित थे। उन्होंने विदेशियों की गतिविधियों के बारे में कभी पता नहीं चला, यानी विदेशी कैसी गतिविधियां चला रहे हैं। अगला, धार्मिक कारण। भारत की धार्मिक व्यवस्था ने राजपूतों के पतन के योगदान दिया, जबकि मुसलमानों ने धार्मिक जोश ने उन्हें राजपूतों पर हाथ जीत हासिल कराई। इस्लाम एक नया धर्म था, उसके मानने वाले जोश से भरे हुए थे। मुसलमानों का मकसद इस्लाम को विस्तार करना, काफिरों का विनाश करना या उनका मानना था कि उन्हें उससे भगवान की कृपा मिलेगी। नतीजन उन्होंने मिशनरी जोश के साथ भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजपूत उस समय उस जोश के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक नहीं थे जैसा कि उनके दुश्मन थे। इस वजह से राजपूतों को मुसलमानों के हाथों हार का सामना करना पड़ा।
अगला आता है प्रश्न, अगले जो है, ठीक है, जातियों में एकता की कमी। शुरुआती मध्यकालीन शासकों में जाति श्रेष्ठता की भावना बहुत ज्यादा थी और वे दूसरी जातियों को नीचा समझाते थे। वे कभी भी दूसरी जातियों के लोगों में साथ घुलते मिलते या खाना नहीं खाते थे, जिससे लोगों के बीच मनमुटाव पैदा होता था। स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन इतना लंबा बनता जा रहा है, तो मतलब ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। उनका मानना था कि क्षेत्रीय सिर्फ लड़ सकते हैं, इसके लिए उन्हें युद्ध क्षेत्र में करियर बनाने का अधिकार था। दूसरी ओर तुर्की में कोई ऐसी भावना थी नहीं थी, वो एक साथ लड़ते रहते थे। अगला आता आर्थिक कारण। राजपूतों में शासक को विलासिता पसंद थी, वो अपनी जरूरतों पर पैसा खर्च करते थे और बहुत सारे झगड़ों में भी शामिल रहते थे। इससे सेना में सैनिकों की संख्या कमी हो गई, क्योंकि राजा का खजाना रोज खाली होता रहता था। विदेशी आक्रमणों का कारण मुख्य रूप से भारत का सोना था, जो मंदिर धार्मिक इमारतों में रखा जाता था। उसे उसे वहां से सर्कुलेट अनुमति नहीं थी। विदेशियों द्वारा इन धनों की लूट के उनके संसाधन बढ़ गए। उनके इससे उनके उत्साह को भी बढ़ाया, क्योंकि शाही खजाने में खाली होने से राजपूतों की विदेशी आक्रमणकारियों के सामने झुकना पड़ा। इस प्रकार राजपूतों की आर्थिक कमजोरी की हार का महत्वपूर्ण कारण बन गई। अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 11, शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति के उदय के क्या कारण थे? मराठा साम्राज्य की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, जवाब, स्वामी शिवाजी ने पूरे इलाकों को दो भागों में बांटा था। स्वराज यानी वह इलाका जो सीधे उनके शासन में था। मुगल यानी आसपास का इलाका जो चौथे व सरदेशमुखी टैक्स वसूलते थे। चौथे व एक ऐसा टैक्स, चौथ देखिए, जो चौथ व सरदेशमुखी, चौथे सॉरी चौथ लिखा है ये। चौथ एक ऐसा टैक्स था जिसे मराठा उन इलाकों से वसूलते थे जो मराठा से सुरक्षित रहना चाहते थे। यह जिला यह जिले के तय रेवेन्यू यानी कि इनकम का 1/4 हिस्सा होता था। सरदेश मुसी एक टैक्स था जो शिवाजी के सम्मान में दिया जाता था। यह जिले के रेवेन्यू रेवेन्यू का मतलब होता है आय, आय 1/10 हिस्सा था। केंद्र सरकार राज्य का मुखिया होता था, उसके 8 मंत्री होते थे, जिन्हें अष्टप्रधान यानी कि मंत्री परिषद कहा जाता था। वे छात्र छत्रपति के उनके काम करने की मदद करते थे, उनके काम में पूरी तरह सलाह देते थे। शिवाजी राज्य की नीति बनाते थे और मंत्री उसे लागू करते थे। उन्हें सीधा राज्य से सैलरी मिलती थी। उनके पास कोई भी वंशानुगत अधिकार नहीं था और ना ही उनके रखरखाव के लिए कोई जमीन या जागीर थी। उन्होंने सचिवों के पास एक स्टाफ द्वारा मदद मिलती थी, जो राज्य की नौकरशाही का मुख्य हिस्सा था। ये भी क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का बन रहा है बच्चों। 20 मार्क्स। प्रांतीय सरकार। शिवाजी का राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत गवर्नर के कंट्रोल में होता था। गवर्नर को मामलतदार कहा जाता था। गवर्नर को क्या कहते थे? मामलतदार। ठीक है। गवर्नर की मदद के लिए 8 अधिकारी होते थे। राजस्व प्रशासन, राजस्व का मतलब होता है कर। शिवाजी ने किसानों की हालत सुधारने के लिए टोडरमल के नक्शे पर चले। अपनी रैयतवाड़ी व्यवस्था में, रैयतवाड़ी का मतलब होता है जो किसानों की व्यवस्था होती है, उन्होंने जागीरदार व्यवस्था को खत्म कर दिया और वंशानुगत अधिकारियों को जगह राजस्व कलेक्टर नियुक्त कर दिए। उन्होंने, राजस्व का मतलब होता है टैक्स, यानी कि वो कर जो सरकार लेती है। उस टाइम पर राजा लोग होते थे, लेते थे किसानों से। कुल उपज का 2/5 हिस्सा राज्य के हिस्सा तय करता था। उन्हें उनकी जमीन की उर्वरता, उर्वरता मतलब उपजाऊपन, उपज का हिसाब से सावधानी पूर्वक सर्वे और वर्गीकरण के बाद टैक्स को तय किया। राज्य का हिस्सा नकद या अनाज के रूप में दिया जाता था। अकाल के समय उन्होंने किसानों को लोन दिया, इससे आसान किश्तों में चुकाया जा सकता। राजस्व के दूसरे स्रोत चौथ और सरदेशमुखी थे। अगला आता है सैन्य संगठन। शिवाजी का सैन्य संगठन बहुत ऊंचे दर्जे का था। उनके पास एक अच्छी तरह से सुसज्जित सेना भी थी। सेना में पैदल सेना और घुड़सवार सेना भी शामिल थे। पैदल सेना घुड़सवार सेना से नियमित पद थे। सेनापति अष्टप्रधान का सदस्य होता था। अष्टप्रधान मतलब मंत्रिपरिषद का, और कमांडर इन चीफ होता था। इनकी सेना में 30 से 40 हजार घुड़सवार, लगभग 1 लाख पैदल सैनिक होते थे। इसके अलावा उनके पास 200 से युद्ध पोतों और लगभग 80 तोपों का एक बड़ा तोपखाना होता था। बड़ा कोलाबा में तैयार रखा जाता था। वह मध्यकालीन युग में पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने नौसेना बनाने की जरूरत को समझा। नौसेना मतलब जो पानी की सेना होती है, जो पानी के जहाज वगैरह, उसे नौसेना बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा। आगे आता है हमारे पास इसी में। देखिए, सैनिकों को कैश में सैलरी दी जाती थी। उन्हें लूटपाट करने का आदेश, उन्हें लूटपाट ना करने का आदेश था। उन्हें किलों की सुरक्षा पर खास ध्यान रखने में दिया। 17वीं शताब्दी में शिवाजी के सामने संगठन, सख्त अनुशासन, सादगी की वजह से अजय थे, मतलब कि वो सबसे ऊपर अजय माना जाता था उनको, यानी कि जिसे कोई नहीं जीत सकता। न्यायिक प्रशासन, उनके न्यायिक प्रशासन का सिस्टम पुराने जमाने का था, जिसमें राज्य के
जिसमें राज्य में अदालतों का रेगुलर ढांचा नहीं था। राज्य की सबसे बड़ी अपील अदालतों के मुख्य न्यायाधीश थे। गांवों में पंचायत मामलों का फैसला करते थे। अग्नि परीक्षा का चलन था। धार्मिक नीति, उन्होंने हिंदू परिवार धर्म से प्यार था, लेकिन दूसरे धर्म से वो नफरत नहीं करते थे। उन्होंने मुस्लिम संतों का भी सम्मान किया और मुस्लिम तीर्थस्थलों को भी जमीन दी। शिवाजी की धार्मिक नीति के मुख्य बातें धर्मों के शिवाजी की धार्मिक नीति की मुख्य बात है दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता, मतलब कि दया भाव। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के साथ सम्मान व्यवहार किया। उन्होंने न सिर्फ मंदिर बल्कि मस्जिदों का भी उदारता प्रदान किया। जयशंकर के अनुसार शिवाजी ने दिखाया कि हिंदू धर्म का पेड़ सच में मरा नहीं है। यह सदियों से राजनीतिक गुलामी के भारी बोझ के दले नीचे से उठ सकता है। सबसे बढ़कर शिवाजी का महान राजनीतिज्ञ इंसान को पारखी थे। वो वे मराठों की शान थे। मुगल साम्राज्य के लिए डर थे वो। अपने उत्तराधिकारी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए वो। तो यहां पर हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा। अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है, प्रश्न नंबर 13। ये प्रश्न हमारा 10 नंबर का होता है। मध्यकालीन भारतीय समाज का खासकर महिलाओं के संदर्भ में वर्णन कीजिए। देखिए, हिंदू महिलाओं अपने परिवार में सम्मान मिलता था। वे धार्मिक समारोह में भाग लेती थी, शिक्षित थी और उन्हें में से कोई भी विद्वान के रूप में उन इनमें से कई ने विद्वानता भी प्राप्त करी थी। फिर भी सामान्य तौर पर समाज में उनकी स्थिति खराब हो गई। उन्हें कई सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ा। आमतौर पर समाज में एक पत्नी को रखने का चलन था, लेकिन अमीर आदमी कई पत्नियों को रखता था और विधवाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। वे या तो अपने पति की चिता पर सती हो जाया करती थी या जीवन में साध्वी आदि साधु वगैरह बन जाती थी। मुसलमान लोग हमेशा हिंदू महिलाओं को परेशान करने पर या पकड़ने के लिए तैयार रहते थे, जिसके कारण बाल विवाह पर्दा प्रथा शुरू हो गई। इसका उनकी शिक्षा और समाज में आवाजाही भी भारी भारी बुरा असर पड़ा। इस प्रकार उन्होंने केवल घरों में ही शिक्षा दी जाती थी, जो केवल अमीर लोग ही दे सकते थे। बेटी का जन्म एक बुरा शगुन माना जाता था। इसके कारण कन्या भ्रूण हत्या यानी कि कन्या की गर्भ में हत्या की प्रथा शुरू हो गई। देवदासी प्रथा का एक सामाजिक बुराई थी, जो हिंदुओं में प्रचलित थी। सुंदर अविवाहित लड़कियों को मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को अर्पित किया जाता था, जहां वे भगवान की दासी के रूप में अपना जीवन बिताती थी। मुस्लिम महिलाओं को भी समाज में सम्मानजनक दर्जा नहीं मिला। मुस्लिमों में बहुविवाह बहुत आम था। हर मुसलमान को कम से कम 4 पत्नियां रखने का अधिकार था, जबकि उनमें से अमीर लोगों को सैकड़ों या हजारों महिलाओं को पत्नियों गुलामों के तौर पर रखते थे। मुस्लिम महिलाएं आपस में और इसी के साथ ही मुस्लिम महिलाओं को भी समाज में सम्मानजनक दर्जा नहीं मिला। मुस्लिमों में बहु विवाह बहुत आम थी। हर मुसलमान को कम से कम 4 पत्नियां रखने का अधिकार था, जबकि उनमें से अमीर लोग सैकड़ों हजारों महिलाओं को पत्नियों को या गुलाम के तौर पर रखते थे। महिलाओं में पर्दा प्रथा एक सख्ती पालन किया जाता था। इस समय इस सामाजिक राजनीति के रीति रिवाज के कारण वे शिक्षा से वंचित रह जाती थी। हालांकि कुछ मामलों में उनकी स्थिति हिंदू महिलाओं की तुलना में बेहतर थी। वे अपने पतियों को तलाक दे सकती थी, दोबारा शादी कर सकती थी, वे अपने माता पिता की संपत्ति पर अपना हिस्सा मांग सकती थी। मुस्लिम महिलाओं में सती प्रथा की प्रथा नहीं थी। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सल्तनत काल के दौरान भारत में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में बहुत खराब थी। उन्हें कई सामाजिक बुराइयां अन्य कमियों का सामना करना पड़ता था। मुख्य रूप से महिलाओं को भोग विलास की वस्तु माना जाता था। तो यहाँ पर ही हमारा प्रश्न खत्म हो जाता है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 13, जो कि एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखिए, प्राचीन भारत में गणतंत्र सरकार के गुणों पर सापेक्ष चर्चा कीजिए। संक्षिप्त चर्चा करनी है, मतलब विस्तृत चर्चा करनी है। देखिए, किसी खास इलाके में स्थायी बसावट ने किसी जनजाति के समूह को एक भौगोलिक पहचान दी और बाद में इसी पहचान को उस इलाके पर कब्जे के रूप में ठोस रूप में दिया गया, जिसका नाम आमतौर पर जनजाति के नाम पर रखा जाता था। इस कब्जे को बनाए रखने के लिए राजनीतिक संगठन की जरूरतें पड़ती थी, चाहे वो गणतंत्र हो या राजशाही हो। जबकि राजशाही गंगा के मैदानों में केंद्रित थी, गणतंत्र उत्तरी परिधि में हिमालय की तलहटी और आधुनिक पंजाब में उत्तर पश्चिमी भारत में फैले हुए थे। इसी के साथ ही शायद मैदानों में ज्यादा आजाद का आर्य बसने वाले थे।
राजशाही रूढ़िवादिता की बड़ी ताकत के खिलाफ विद्रोह करते रहते थे और पहाड़ियों की ओर चले गए। ऐसे समुदाय बनाए गए जो आदिवासी परंपराओं को ज्यादा करीब थे। जो गणराज्य लोग होते थे एक पुरानी लगातार परंपरा बनाए हुए थे। सदस्य गणराज्यों के आकार के अनुसार अलग अलग होती थी। प्राचीन भारतीय देखिए, गणराज्य का आकार मतलब जितना वो बड़ा वो एरिया होता था उसके हिसाब से वो अलग अलग सदस्यता होती थी। प्राचीन भारतीय गणराज्यों में योग्य मतदाताओं की सूची वाले कई सूची नहीं कोई चुनावी सूची नहीं होती थी और ना ही कोई समय समय पर चुनाव होते थे। गणराज्य का प्रमुख राजा सभा की अध्यक्षता करता था। यह पद वंशानुगत नहीं था। इसका चुनाव होता था। चर्चा का विषय सभा के सामने रखा जाता था और उस पर बहस होती थी। अगर सर्वसम्मत फैसला नहीं हो पाता था तो वोटिंग होती थी और बहुमत का फैसला माना जाता था। प्रमुख कड़ी निष्पक्ष बनती थी। प्रमुख कड़ी जो होती थी हमारी वो निष्पक्ष बनती थी। शायद मैदानों के ज्यादा आजाद आर्य बसने वाले राजशाही रूढ़िवादिता की बड़ी ताकत के खिलाफ विद्रोही करते हुए पहाड़ियों की ओर चले गए। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया, इसको हमने पढ़ चुके हैं। देखिए, गणराज्य का प्रमुख राजा सभा की अध्यक्षता करता था। यह वंशानुगत नहीं होता था। वंशानुगत मतलब होता है जो राजा के बाद उसका बेटा राजा, राजा के बाद उसका बेटा राजा, उसे वंशानुगत बोलते हैं। इसका चुनाव होता था। चर्चा का विषय सभा के सामने रखा जाता था और उस पर बहस होती थी। अगर सर्वसम्मता फैसला नहीं होती तो वोटिंग होती थी। बहुमत का फैसला माना जाता था। प्रमुख कड़ी निष्पक्षता होती थी जिसकी कड़ी आलोचना थी। हर गणराज्य की केंद्रीय कार्यपालिका काफी अलग थी। प्रशासन प्रमुख के सहायकों कोषाध्यक्ष होता है जो कि राज्य के सेनापति जैसे अधिकारियों के हाथों में था। न्यायिक प्रक्रिया बहुत विस्तृत थी। संदिग्ध अपराधी को बारी बारी से 7 अधिकारियों की एक पदानुक्रम का सामना करना पड़ता था। पदानुक्रम मतलब सिस्टमेटिकली मैनर में होती थी। आगे, कार्यपालिका का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। कार्यपालिका का सदस्य बनने की योग्यता ज्ञात नहीं थी। गणराज्य का प्रमुख शायद कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष भी होता था। वो न केवल सामान्य प्रशासन की देखरेख करता था बल्कि आंतरिक शक्ति सद्भाव भी बनाए रखता था। खजाना एक अन्य सदस्य के अधीन होता था। न्याय दूसरे सदस्य का विभाग होता था। देखिए, न्याय जो होता है दूसरे सदस्य का विभाग था और खजाना किसी अन्य सदस्य के अधीन होता था। उसी सभी दीवानी और आपराधिक मामलों का फैसला करना पड़ता था। दीवानी मतलब जो सिविल होते हैं, वो ऐसे मामले जो हमारे सिविल मामले होते हैं वो दीवानी मामले होते हैं और आपराधिक जिनसे कड़ी सजा होती है। आपराधिक मामलों का फैसला उसे करना पड़ता था। इसी के लिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, समाज में जाति व्यवस्था में क्षत्रिय को पहला स्थान और ब्राह्मणों को दूसरा स्थान मिला था। क्षत्रिय जाति व्यवस्था में क्षत्रियों को पहला और ब्राह्मणों को यहाँ पर दूसरा स्थान मिला था। और वैश्यों को समुदाय ने दूसरा स्थान मिला। वैश्य समुदाय ने आर्थिक शक्ति हासिल की। पशुपालन का मुख्य पेशा नहीं रहा। कई इलाकों में इसकी जगह खेती ने ले ली। जमीन तो गांव की आम संपत्ति होती थी या किसी आदिवासी मुखिया की ओर जो उस पर काम करने के लिए मजदूरों को रखता था। इसमें से कोई शक नहीं था कि मुखिया ज्यादातर कमाई जमीन से होती थी। लेकिन जमीन से ही एक आय का मतलब इनकम एकमात्र स्रोत नहीं था। उद्योग और व्यापार विकसित हुए और शहर में अस्तित्व में आए। शहर या बड़े गांवों को लोग खास शिल्पों में माहिर मानते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, बढ़ईगिरी कपड़ा बुनना, ये सब आदि। गणराज्यों में गांव की अपनी पंचायतें होती थी। इन पंचायतों में खेती, व्यापार में उद्योग जैसे हितों का भी प्रतिनिधित्व करना जरूरी हो गया। गणराज्य के पतन के क्या कारण थे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, गणराज्य के पतन के समय लोग अपनी इच्छाएं सामने आने लगी। परिवार की अवधारणा से निजी संपत्ति का जन्म हुआ, जिससे विवाद और संघर्ष स्टार्ट हो गए, जिसके लिए कानून और एक नियंत्रण करने वाली सत्ता की जरूरत पड़ी। फिर भी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी जो शासन करे और शक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखे और न्याय भी करे। उससे महानिर्वाचित महासंगत होना बहुत जरूरी था। उसे वेतन के तौर पर जमीन की उपज में एक निश्चित हिस्सा दिया और गणराज्य में नई राजनीतिक व्यवस्था का स्थापना करी उसने। अगला प्रश्न यहां पर आता है, प्रश्न नंबर 14। देखते हैं क्या कहता है। देखिए, प्राचीन भारत में गणतंत्र सरकार के फायदे के संक्षिप्त करिए। देखिए, प्राचीन भारत में जो गणतंत्र सरकार थी उसके क्या फायदे थे, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का बनता है। देखिए, जब रामायण में भगवान राम की महानता जाति व्यवस्था पर भारी पड़ी या कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे मुद्दे जो कि दिखते हैं जिसमें रामायण जाति व्यवस्था को सपोर्ट नहीं करती है। देखिए, राम केवट के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं जबकि उनसे बहुत नीची जाति का था। पहला,
राम अपने पुराने दोस्त निषाद राज गुहा को देखकर बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी उससे अपने अच्छे दोस्त की तरह गले लगते हैं। उन्हें अपने दोस्त की जाति की कोई परवाह नहीं। राम शबरी के सच्चे प्यार और भक्ति को अपनाते हैं। वह आधे खाए हुए बेर खाते हैं जो शबरी ने खाए थे। इस बार भी वह साबित करता है कि जाति व्यवस्था की कभी कोई परवाह नहीं करी। अगर हम गहराई से देखें तो हम देखते हैं कि वानर तो उस जाति के नहीं थे, वो नीच प्राणी और अनैतिक थे। लेकिन राम उन्हें गाइड करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और अपनी सेना के रूप में उनकी मदद की खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, जब राम वनवास में थे तो वो ब्राह्मण और ऋषियों का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो नीची जाति वाले से नफरत करते थे। जैसा कि हमने ऊपर बताया, उन्होंने जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव को नजरअंदाज नहीं किया, दूसरों के लिए नजरअंदाज किया, दूसरों के लिए एक उदाहरण का रूप में पेश किया। तो इससे पता लगता है प्राचीन भारत में गणतंत्र सरकार में फायदे ये थे। देखिए, गणतंत्र सरकार जो थी इसका ये एक फायदा था। अगला प्रश्न यहां पर आता है, प्रश्न नंबर 15, जो कि है मनुवादी मनुवादी व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट करें। मनुवादी व्यवस्था क्या थी? देखिए, मनुवादी शब्द का अर्थ जो मनु के विचारों का पालन करता है। मनुवादी वे लोग होते हैं जो मनुस्मृति की पूजा करते हैं और मानते हैं कि मनुस्मृति मानव जाति को दी गई एक सबसे अच्छी किताब है। यह भारत के संविधान में सबसे ज्यादा परिपूर्ण है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। ये आप इस लाइन को एक 4 नंबर में तो इतना सारा लिखा नहीं जाएगा। आप मनुवादी को आप किसी एक 10 नंबर, 4 नंबर या 20 नंबर पे कहीं पर एक छोटी सी लाइन के रूप में डाल सकते हैं। अगर आपको मनु से रिलेटेड कुछ और आपकी बुक के अंदर लिखा है तो प्लीज उसको जरूर पढ़ के जाना। अगला प्रश्न आता है, चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 अंक कौन से थे? ये इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, राज्य के 7 अंक कौन से थे? स्वामी जो शासक होता था, अमात्य जो मंत्री होता था, जनपद यानी कि जनसंख्या, दुर्ग यानी कि किलेबंदी यानी कि जो राजा का एक राजा का, जैसे कि अभी देखिए राजा का क्षेत्र है, ये राजा का महल है और ये जो पूरा क्षेत्र है इसे पूरे क्षेत्र को दुर्ग बोला जाता है जिसके अंदर राजा का महल होता था। कोष यानी कि खजाना, दंड यानी कि सेना और मित्र यानी कि सहयोगी और दोस्त, ये चाणक्य के हिसाब से 7 प्रमुख अंक थे। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 17, मोहम्मद गौरी कौन था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना प्लीज। मोहम्मद गौरी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, 4 नंबर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आप इसको किसी लाइन के साथ लिख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मोहम्मद गौरी फारसी मूल का था। उसने आज के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, उत्तराधिकार, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्सों पर शासन करा। मोहम्मद गौरी ये जो एक शासक था, इसके बारे में आप अपनी किताब में और भी पढ़ सकते हैं। कोशिश करूंगा अगर मुझे इससे रिलेटेड कुछ और मिलता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर सकूं। प्रश्न नंबर 8, देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अवगत कराना चाहता हूं ताकि आपका पेपर आसान जाए और आपको अपनी पूरी हिस्ट्री की बुक में से ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके जिनको पढ़कर आप कुछ अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, अभी जैसे इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ, मैंने जो पेपर आपको बताया था, जो 29 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए थे, उसमें से 8 क्वेश्चन आपके वही आए हैं। 29 में से अगर 8 क्वेश्चन आपके, 13 क्वेश्चन में से अगर 8 क्वेश्चन वही फंस रहे हैं जो मैंने आपको समझाए थे। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम नहीं रहती है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही सेम रहता है। आपको उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर लिखना पड़ता है। इसी तरीके से जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इनके कॉन्सेप्ट सही सेम रहेंगे। आप जो बच्चे पूछते हैं कि सर यही क्या पेपर सेम आएगा, बेटा देखिए मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस बता सकता हूँ जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आ सकते हैं और आपको समझा सकता हूँ। तो आप उसी क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, इनको तो जरूर ही पढ़िए। अगला प्रश्न आता है, प्राचीन भारत में दंड की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। देखिए, दंड के बारे में ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं, चलिए इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। न्याय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अपराधी को सजा देना, राज्य के अपराधियों को सजा देना होता था। सजा का मतलब जरूरी तौर पर अपराधी को किसी तरह का दर्द देना या उसे आपराधिक काम के लिए नुकसान पहुंचाना, जिसका मकसद तो उसे अपराध को ना दोहराए, इस ना दोहराने के लिए रोकना होता था। प्राचीन भारत में राजा का कर्तव्य था कि वह अपराधी को सजा दे। मनु के अनुसार दंड की जरूरी विशेषता थी। उन्होंने तर्क दिया कि सजा लोगों पर नियंत्रण रखती थी, उनकी रक्षा करती थी। जब लोग सो रहे हैं तो यह जागती रहती थी, इसलिए बुद्धिमान लोगों ने सजा को धर्म का एक रूप माना। कौटिल्य अर्थशास्त्र में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी प्रशासन का विस्तृत विवरण था। देखिए, सजा की तर्कसंगता पर जोर दिया। यदि आरोपी अपना अपराध कबूल कर लेता है तो उस अपराध के लिए पछतावा दिखाता है तो राजा उसकी सजा कम कर सकता है। झूठी गवाही देने वाले को गवाह की उसको उसी तरह सजा दी जाती थी जैसे उसने खुद ने अपराध किया हो।
सजा मुख्य रूप से अपराधी की स्थिति, अपराध के कारणों के साथ साथ समाज में अपराधी चरित्र स्थिति पर आधारित थी। अपराध अर्थशास्त्र में अपराधों उन्हें उन्हें करने पर लगने वाले जुर्माने पर पूरी लिस्ट दी गई। प्राचीन हिंदू कानूनी प्रणाली एक खास बात यह थी कि सजा अपराधी की जाति या सामाजिक स्थिति के अनुसार अलग अलग होती थी। अगर अपराधी ऊंची जाति का है तो सजा भी कड़ी होती थी। इस युग में कोई नियमित संस्था नहीं थी। आम सजा अपराधी को एक खंबे से बांधना होता। हत्या के लिए शायद वेरगोल्ड प्रणाली की सजा भी होती थी। एक आदमी को मारने के लिए 100 सिक्के का भुगतान किया जाता था। जेल के बारे में यहाँ कुछ नहीं पता लगता। ऐसा लगता है कि ज्यादातर अपराधियों को सजा देकर ही आजाद कर दिया जाता था। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 19। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर अभी आपको 18 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। आप इन 18 क्वेश्चंस को प्लीज करिए और चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। देखिए, प्राचीन भारतीय न्याय के कानून किताबों में एक नोट लिखिए। देखिए, इस काल में कानून के स्रोत श्रुति, स्मृति, आचार, रीति रिवाज थे। देखिए, कानून के स्रोत कौन से थे? श्रुति, स्मृति और आचार यानी कि रीति रिवाज थे। श्रुति में 4 वेद शामिल थे जिनका नाम था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वे वेद मुख्य रूप से धार्मिक कर्तव्यों, प्रथाओं, रीति रिवाजों से संबंधित थे। दूसरा स्रोत स्मृति कहलाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है जैसे कि याद किया गया। यह परंपरा को संदर्भित करता है। ये मनुष्य द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं जिनमें एकत्रित परंपराएं शामिल थी। कुछ सबसे प्रमुख स्मृतियां धर्मशास्त्र है, जिनमें मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, याज्ञवल्क्य स्मृति जो कि 200 से 500 ईसा तक शामिल थी। इसके साथ ही नारद स्मृति जो कि 1000 बीसी से 400, जो कि 1100 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक, विष्णु स्मृति जो कि 700 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, बृहस्पति स्मृति जो कि 200 ईस्वी से 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक, और कात्यायनी स्मृति जो कि 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक इन थी। इन ग्रंथों का इस्तेमाल अक्सर कानूनी फैसलों और राय के लिए किया जाता था। ये धर्म के विषय से संबंधित थे और आचार के नियमों, रीति रिवाजों के साथ धर्म पर गाइड बुक थे। देखिए, धर्मशास्त्र के पहले 4 ग्रंथ थे। सभी आश्रमों के कर्तव्यों के नियमों पर चर्चा करते थे। जैसे कि 4 हमारे जो वर्ण होते हैं, जैसे कि जीवन, गृहस्थ जीवन, वनप्रस्थ जीवन, वन में रहना और संन्यास जीवन। साथ ही वे राजाओं के रीति रिवाजों पे, कर्तव्यों पे, अदालती कार्रवाई के बारे में भी बताते हैं। धर्मशास्त्रों में शामिल अन्य मुद्दों में किसी आहार, अपराध और दंड, दैनिक यज्ञ और अंतिम संस्कार प्रथाओं के बारे में भी चर्चा की गई है। तो अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है, गुप्त प्रशासन पर प्रकाश डालिए। देखिए, गुप्त प्रशासन क्या था? ये यहाँ पर बात हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य की। इससे पहले का जो क्वेश्चन था, हमने पढ़ा था कि गुप्त प्रशासन खत्म कैसे हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं गुप्त प्रशासन क्या था। तो ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का बनता है। गुप्त प्रशासन की एक अच्छी प्रणाली प्रदान की, यह बहुत सफल थी। भारत में उनके बाद कई शासकों के लिए एक उदाहरण बनी। इनकी प्रमुख विशेषता क्या थी? केंद्रीय सरकार, राजा राज्य के शासक प्रशासन का भी प्रमुख था। गुप्त शासकों ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। राजाओं को मंत्रियों की एक परिषद द्वारा सहायता दी जाती थी, जिसका पद ज्यादातर वंशानुगत होता था। वो ज्यादातर कुमार मात्य के केंद्र से आते थे, जिसका अर्थ होता है अमात्य यानी कि मंत्री, मंत्री का पुत्र और राजकुमार। इसी में आगे गुप्त ने काल ने शुरुआती भारत में कानून और न्याय के प्रशासन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने कानूनी साहित्य का एक समृद्ध संग्रह तैयार किया, जो कानूनी समय के एक खास प्रगति को दिखाता है। जमीन की निजी संपत्ति को बढ़ने के कारण जिसे पैसे के लिए बेचा जा सकता था, उसने उस समय की कानून की किताबों और शिलालेख में जमीन के बंटवारे, बिक्री, गिरवी रखे और पट्टे, पट्टे का मतलब होता है किराए पर देने, के बारे में विस्तृत कानून मिलते हैं। न्याय देने पर पूरा ध्यान दिया जाता है था। ज्यादातर कानून तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाता था और मौत की सजा केवल बहुत गंभीर मामलों में दी जाती थी। बार बार अपराध करने पर दी जाती थी। आमतौर पर सजाएं हल्की होती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताए गए टैक्सों की तुलना में, टैक्स मतलब कर, टैक्स का मतलब होता है कर, संख्या बहुत कम थी। कुल करों की संख्या 18 थी। गुप्त काल में करों की संख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि राज्य बहुत समृद्ध था। उस समय कोई भी आपातकालीन कर नहीं लगता था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि राजस्व यानी कि जो भूमि से कर मिलता है वो हुआ करता था। भूमि कर उपज के 1/4 से लेकर 1/6 हिस्से तक और वस्तु दोनों रूप में इकट्ठा किया जाता था। खर्च की महत्वपूर्ण मदे मदे सोना, सेना,
राजा के महल का खर्च और जन कल्याण के होते थे। देखिए, जो खर्चा होता था ज्यादातर किस पर होता था? सेना के ऊपर, राजा का महल और जन कल्याण के ऊपर। सरकारी कर्मचारियों को नगद भुगतान किया जाता था। गुप्त शासकों ने में कुशल जासूसी प्रणाली थी। प्रांतीय प्रशासन, साम्राज्य को मुक्ति नामक प्रांतों में बांटा गया था। भुक्ति के प्रशासन के प्रमुख को उपकारिक कहा जाता था। उनमें सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। प्रांतीय गवर्नर को व्यापक स्वतंत्र शक्तियां प्राप्त थी, मतलब कि बहुत सारी स्वतंत्र शक्तियां जो प्रांतीय गवर्नर था उसको वहां पर प्राप्त हुआ करती थी। अब आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 21। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के वायसराय शासक के तौर पर कामों का अंदाजा लगाइए। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जब वो वायसराय शासन कर रहा था तो उसके काम कैसे थे, इसके बारे में बताना है। दिल्ली का शासक बनने से पहले कुतुबुद्दीन एक खुरीद राजा का मोहम्मद गौरी के अधीन एक जनरल था। सुल्तान मोहम्मद गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तरी भारत के इलाके में खुरीद जमीन का कब्जा कर लिया और फिर एक आजाद सल्तनत के रूप में शासक बन गया। वो दिल्ली का पहला सुल्तान भी था और लेखक। उसके जीवन में उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के शुरुआती जीवन की शुरुआत उस समय हुई जब वो खुरीद साम्राज्य में अपने चरम पर था। 1206 में गौरी की मौत के बाद कोई बेटा नहीं था। इसके लिए ऐबक ने भारतीय साम्राज्य का वायसराय बनना घोषित करा। गौरी परिवार ने ऐबक को चांद का देवता जैसे खिताब देकर सम्मानित किया। अपने शुरुआती जीवन में कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान के इलाके में एक ऊंचे घराने में हुआ था। वह बहुत होशियार था, प्रभावशाली भी था। उसे कम उम्र में गुलाम बना लिया गया और बाद में निशापुर गांव के काजी को बेच दिया गया, जिसने उसे पढ़ाया लिखाया। काजी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया, जिससे उसे शिक्षा और अच्छी जिंदगी दी। आखिरकार वह एक टुकड़ी का कमांडर के पहले पद तक पहुंच गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन दिल्ली के शासक के तौर के रूप में कैसे आया, इस बात के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 20 मार्क्स का। भारत के मध्यकालीन समय में मुस्लिम राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन करा। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। उसके राजवंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। सिंहासन पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ने दिल्ली के अंदर बाहर दोनों कई जगह पर चुनौतियों का सामना करा। तुर्की अधिकारियों से उससे जलते थे और वफादार भी नहीं थे उसके लिए वो। उसी समय राजपूत हमला करने के मौके पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन सभी चुनौतियों से निपटने में असमर्थ था। आखिरकार राजनीतिक साजिशों की श्रृंखला का शिकार हो गया। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन के बारे में पूरी बात लिखी गई थी। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, बलबन के राजत्व सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। यानी कि बलबन का राजत्व सिद्धांत कैसा था, बलबन ने कैसे आगे कार्य करा। देखिए, राजा सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत, राजाओं का देवी अधिकार। देखिए, बलबन ने कहा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि लीडरशिप करते हैं। राजा राजा तो एक देवीय संस्था है। उसने यह घोषणा इसलिए की ताकि अमीरों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि उसके ताज पर राजत्व उनकी दया का नहीं बल्कि ईश्वर की दया से मिला है। शाही वंश, बलबन ने महसूस किया कि उस समय लोग मानते थे कि शासन करना और शक्ति का प्रयोग करना केवल प्राचीन शाही परिवारों का विशेष अधिकार नहीं है। इसलिए उसने घोषणा की कि वह पौराणिक तुर्की योद्धा अफसरीय वंशा रहेगा और केवल परिस्थितियों ने उसे गुलाम बना लिया। इसी में आगे हम ऐड करते हैं, एक तानाशाह राजा के रूप में राजा, उसने अपने एक बेटे बुगरा खान से कहा कि राजशाही तानाशाह का प्रतीक है। उसका मानना था कि राजा एक अलौकिक खौफ और रुतबा लेकर आता है, लोगों की अधिकारिता सुनिश्चित करता है कि लोगों के ऊपर उसका कितना अधिकार रहेगा। ऊंचे खानदान के वंशज और आम लोगों के बीच अंतर, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने यहां तक कहा है कि जब भी बलबन किसी नीची जाति के आदमी को देखता था तो उसे आंखों से गुस्से, क्रोध और जलन से जलने लगती थी और उसके हाथों उसे मारने के लिए एक तलवार तक पहुंच जाते थे। यह विचार बहुत ज्यादा लगता है। हालांकि यह बात मानने लायक है कि बलबन इसी सोच के कारण उसने सभी ऊंचे खानदानों में पैदा ना हुए अधिकारियों को महत्वपूर्ण से पद से हटा दिया। तो ये प्रश्न भी हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है जो कि 10 मार्क्स का प्रश्न है। इसको ध्यान से पढ़ना बच्चों। 10 मार्क्स का प्रश्न आता है, फिरोज तुगलक की प्रशासनिक धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। जो फिरोज तुगलक था उसकी प्रशासनिक और धार्मिक नीति कैसी थी, उसका हमें यहाँ पर वर्णन करना रहता है। चलिए, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक वंश का एक तुर्की मूल का मुस्लिम शासक था जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सिंध के ठट्टा में अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात के शासक तागी पर पीछा करने गया था, वह उसका उत्तराधिकार बना।
फिरोज तुगलक के प्रशासनिक, देखिए राजा सुधार क्या था, प्रशासनिक सुधार क्या था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने लोगों द्वारा दिए जाने वाले करों, जिसे अबवाब बोला जाता था, का बोझ कम करने के लिए 21 तरह के करों को खत्म कर दिया। यानी कितने करों को उसने खत्म करा? 21 तरह के कर। एडिशनली आगे पढ़ते हैं हम इसमें। सिर्फ 5 शरीयत मंजूर टैक्स हटा दिया गया। जजिया, जकात, उशरा तक जमीन का टैक्स था जो मुसलमान देते थे। खुम्स जंग की लूट में राज्य का हिस्सा होता था। जजिया, जिसे जजिया भी कहते हैं, हिंदुओं पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक टैक्स था। मुसलमान जकात को धार्मिक टैक्स के रूप में मानते थे। सुल्तान ने राजा को रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब आय का पता करने के लिए एक आय सर्वे का आदेश दिया। ख्वाजा हिसामुद्दीन ने यह सर्वे की। उसने 6 साल तक सल्तनत में घूमकर अनुमान लगाया कि राज्य की कुल आय इनकम का 6 करोड़ 75 लाख टका थी। यह आय हमेशा के लिए तय है, इसलिए किसान पर कोई ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। इसे बोला जाता है धार्मिक नीति। फिरोज शाह तुगलक को धार्मिक नीति कट्टर थी। उसने उलमेयाओं को ऊंचा दर्जा दिया और उन्हें उलमेयों से सलाह किए बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं किया। इस्लाम को जबरदस्ती लालच देकर बढ़ावा दिया। धर्म बदलने वालों को गुलाम बनाया गया। वो जागीरों में बट रहे थे। फिरोज शाह तुगलक की रूढ़िवादी तरीकों पर राजनीतिक और सैन्य जरूरतों के साथ साथ निजी हालात का भी बहुत असर था। क्योंकि वह एक हिंदू माँ का बेटा था, इसलिए रूढ़िवादी सोच ने उसको धार्मिक होने पर सवाल उठाया। उसने सबको यह यकीन दिलाने के लिए रूढ़िवादी तरीकों का इस्तेमाल किया कि वह एक सच्चा मुसलमान है। अगला, फिरोज शाह तुगलक के आय का असरदार मिलिट्री कमांडर और एडमिनिस्ट्रेटर के गुण थे। उसे उलमेयाओं, मुस्लिम नोबल और दूसरे धार्मिक नेताओं की मदद की जरूरत थी, इसलिए उसे एक धार्मिक संस्था भी यहाँ पर बनाई। तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात थी। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 24। शिवाजी के प्रशासन की खासियत पर चर्चा कीजिए। शिवाजी के बारे में ऑलरेडी हमने प्रशासन के बारे में ऊपर पढ़ा है, तो ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और इसको हम दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा। मेरी थोड़ी एडिटिंग टीम ने यहाँ पर ये क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, तो मैं इसकी जगह कोई और क्वेश्चन पढ़ाता। और मैं आज रात को इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न भी अपने टेलीग्राम चैनल पर वॉइस बोलकर आपको लिखवाऊंगा, जिन प्रश्नों को आपको करना ही करना जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आता है हमारे पास कि मुगलों के अधीन सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। यानी कि मुगलों के अधीन जो सामाजिक जीवन था उसमें कैसे थी। ठीक है, मुगल काल के दौरान मौजूद समाज में कई उन्हें मिलने वाले विशेषाधिकार और वित्तीय स्थिरता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। वित्तीय मतलब पैसा। मुगल शासन के दौरान समाज का पिरामिड जैसी संरचना का पालन करता है, यानी कि इस तरीके की, इस संरचना का पालन करता है, जिसके शीर्ष पर सम्राट, यानी कि यहाँ पर सम्राट होता था। सम्राट के बाद मंत्री, यानी कि यहाँ पर मंत्री, और इसके नीचे कुलीन, इसके नीचे कुलीन जो कि अमीर वर्ग होता था, और इसके बाद मध्यम वर्ग, यानी कि जो बीच का वर्ग होता था, और सबसे नीचे आ जाता था किसान वर्ग। ठीक है, तो ये पिरामिड वर्ग का इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर चर्चा करी है। मुगल काल में जो मध्यम वर्ग था उसमें मुख्य रूप से व्यापारी, सौदागर शामिल थे। वे बहुत अमीर नहीं होते थे, बल्कि वो काफी सफल थे, एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, गरीबी से मुक्त थे। मध्य वर्ग ने देश में व्यापार वाणिज्य को बनाए रखा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे वंचित वर्ग गरीब वर्ग था, जो गरीब भरा जीवन व्यतीत करता था और कई तरह से अत्याचारों का शिकार भी होता था। उनमें लंबे समय तक काम कराया जाता था, जिसके बदले में उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी। मुगल वंश को शिक्षा का बढ़ावा और शाही परिवार के सदस्यों को ज्यादातर जाने माने विद्वानों पर द्वारा पढ़ाया जाता था। मुगल शासकों ने फारसी संस्कृति को फैलाने में इस्लामी संस्कृति को कला सीखने को बढ़ावा दिया। कुछ शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित किए। मुगल गुलाम रखते थे, जिनमें गुलाम व्यापारियों से खरीदा जाता था, जिन्हें गुलाम व्यापारी जो होते थे उनसे खरीदते थे। गुलामों की यह परंपरा मुगलों को दिल्ली सल्तनत से विरासत में मिली। इस संदर्भ में मुगल शासन के दौरान समाज की घिनौनी पारंपरिक प्रथाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए था। हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा बाल विवाह, जोहर, जोहर जो पत्नी अपने पति के साथ सती हो जाती थी, वह प्रथा का पालन करना तो आधुनिक भारत में अस्वीकार्य, गैर कानूनी है। अच्छा, फाइनली निष्कर्ष क्या निकलता है, मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है। मुगल शासकों के दौरान सामाजिक संरचनाओं में वर्गों का विभाजन होता था। हर वर्ग का जीवन जीने का अपना अलग तरीका होता था। मुगल कला संस्कृति में कट्टर प्रेमी थे। उनकी समृद्ध वस्तुकला आदित्य सुलेख शिलालेखों में काफी स्पष्ट था। मुगल शासन के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किए बिना शांति से रहते थे। भारत की कला और संस्कृति में इस्लाम, सूफीवाद और हिंदू धर्मों के बेहतरीन
तत्वों का मिश्रण प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें भारत की संस्कृति में विविधता और योगदान दिखता है हमें। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। देखिए, प्रश्न नंबर 26 4 नंबर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में। मेगास्थनीज और उनकी इंडिका के बुक के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, मेगास्थनीज मौर्यकालीन भारत, जो मौर्यकालीन भारत का राजा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान भारत का एक विवरण है, जिसे रोमन काल के दौरान एक यूनानी इतिहासकार, राजनेता और दार्शनिक मेगास्थनीज ने लिखा था। मूल रूप से वो ग्रीक भाषा में लिखी गई थी और इंडिका यानी भारत के सबसे शुरुआती जाने माने पश्चिम विवरणों में से एक है। यानी कि जो व्यक्ति था मेगास्थनीज, वो रोम से आया था, जो कि भारत में घूमने आया था उस टाइम पर, चंद्रगुप्त के टाइम पर। उसने किताब लिखी थी इंडिका, जिसमें भारत के शुरुआती पदों के बारे में उसने बताया था इंडिका किताब में। मेगास्थनीज पश्चिम में भारतीय इतिहास के अध्ययन के संस्थापकों में से एक माना जाता है। भारतीय इतिहास में उल्लेखित पहले विदेशी राजदूत थे। इंडिका की मूल पुस्तक अब खो गई है, लेकिन इसके कुछ अंश ज्यादातर उदाहरणों में के रूप में बाद में ग्रीक और लैटिन कार्यों में भी बचे हुए हैं। इंडिका में कहा गया कि भारत एक बड़ा देश है, जहां कई अलग अलग स्वदेशी जातियां रहती हैं। भारतीय विभिन्न कला के रूप में बहुत कुशल हैं। देश की आबादी 7 अंतर विभाग और वंशानुगत जातियों में बटी हुई है, जैसे दार्शनिक, किसान, चरवाहे, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और पार्षद मूल्यांकन करता है। यह पुस्तक यह भी बताती है कि भारत में विदेशियों के साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाता था। अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है, महान अशोक के जीवन पर उपलब्धियों की चर्चा करिए। देखिए, महान अशोक का जो जीवन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, इसके ऊपर अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका 10 मार्क्स का होता है। साथ साथ मैं आपको मार्किंग भी बताता जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। जब इतिहास के सबसे महान सम्राट वह इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। बौद्ध परंपरा के अनुसार बिंदुसार के 101 बेटे थे। सुसीमा सबसे बड़ा बेटा था, जबकि अशोक दूसरा बेटा था। उनकी माँ का नाम सुब सुबद्रांगी था। उनकी माँ का नाम सुबद्रांगी था। इसी में एडिशनली आगे बढ़ते हैं हम। बौद्ध ग्रंथ महावंश और दिव्यावधान में बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनके बेटे के बीच हुए भाई भाई के संघर्ष का जिक्र है। इस संघर्ष में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाई को मार डाला और उसे सिर्फ सबसे छोटे भाई जिष्य की जान बख्शी थी, और 273 ईसा पूर्व में खून की नदियां बहाकर गद्दी प्राप्त करी, और अपने क्रूर स्वभाव के कारण उसे चंडाशोक की उपाधि मिली। लेकिन उसका राज्याभिषेक 4 साल के लिए टल गया। यह 269 यानी कि 269 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार वे 4 साल भारतीय इतिहास के स्पेक्ट्रम के अंधेरे में रहे में समय में थे, एक अस्पष्ट अटकलें, सत्यापित तथ्यों की उपयोगी सीमाओं में अनियंत्रित था, सबसे अच्छा लाभहीन था। लेकिन अशोक को शुरुआती जीवन के बारे में कहानी डॉक्टर स्मिथ के कारणों के स्वीकार नहीं करते। कलिंगा पर विजय, ये एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है अशोक की लाइफ का। अशोक के शासनकाल की सबसे शुरुआती घटना जिसके बारे में हमारे पास अविश्वसनीय जानकारी है, वह 261वां ईसा पूर्व के उनके शासनकाल में 13वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त करी। अशोक का 13वें शिलालेख कलिंग के विजय पर विस्तृत विवरण देता है। शिलालेख क्या होता है? शिलालेख का मतलब होता है जो कि पत्थरों पर कुछ बातें लिखी जाती है, उन्हें शिलालेख कहा जाता है। कलिंग राज्य आधुनिक ओडिशा, गंजाम के बराबर था। कलिंगा पर आक्रमण के कुछ कारण थे। देखिए, पहला, कलिंगा कभी मगध साम्राज्य का हिस्सा था, जब उस पर नंदों का शासन था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजा के खिलाफ विद्रोह किया तो वह स्वतंत्र हो गया। उसी उत्तरी भारत में अपनी व्यवस्था के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के पास इसे फिर से जीतने का समय नहीं था, इसलिए अशोक ने, देखिए ये प्रश्न पूरा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। इसलिए अशोक ने अपने पिता की मृत्यु का, इसी इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इसलिए अशोक ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने इस कलिंगा के ऊपर विजय प्राप्त करी। पर जब उसने कलिंगा के ऊपर करा तो कलिंगा के जब वो लड़ाई लड़ रहा था अशोक, तो वहां पर जो सेना थी, सेना के जो शिविर होता था, जो मृत्यु वाला शिविर होता था, जब वो वहां पर गया, उसने बहुत सारी वहां पर रोती बिलखती यातना प्रेरित मतलब महिलाओं को देखा। अपने पति, कितना सारा वहां पर कत्लेआम हो चुका था, जो सैनिक थे मरे पड़े थे, बच्चे बिलख रहे थे और महिलाएं बिलख रही थी। ये जीवन उसके जीवन का एक ऐसा मोड़ था कि उसने सारी चीजें छोड़ दी
और एक मतलब कि युद्ध नीति को हटा दिया। उसने युद्ध करना छोड़ दिया उस टाइम से। कलिंगा पर विजय प्राप्त करने के बाद उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। यानी कि इतनी यातना, इतना सब कुछ देखने के बाद उसने बोला कि अब मैं जीवन से अपना मोह हट चुका है। तो उसने एक धम्म कानून बनाया। धम्म कानून को जगह-जगह पर शिलालेख यानी कि अशोक स्तंभ बनाए, ऐसे खंभे बनाए और उन पर उस धम्म कानून को लिख दिया। उस धम्म कानून के अंदर ये लिखा होता था कि हमें अपने जीवन के अंदर अहिंसा को मानना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में लगना चाहिए। यानी कि कलिंगा पर विजय जब उसने प्राप्त करी, वो उसके जीवन का एक सबसे चेंजिंग पॉइंट था, यानी कि एक बदलने वाला क्षण था। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, आप शुंग वंश के बारे में क्या जानते हैं? अब हम शुंग वंश के बारे में बात कर रहे हैं। शुंग वंश साम्राज्य 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के बाद आया। मगध से शुरू होकर इसने 73 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य पूर्वी हिस्से के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर लिया। यह साम्राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासतों जैसे पतंजलि के भाष्य, महान टीका और सांची महान रूप के स्तूप के रूप में विचार जाता है। मौर्य साम्राज्य का पतन। शुंग साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसने मगध के उस इलाके पर कंट्रोल किया जो भारत के उपमहाद्वीप के मध्य पूर्वी क्षेत्र तक फैला हुआ था। इसकी स्थापना 125 ईसा पूर्व में हुई थी और जब पुष्यमित्र शुंग ने एक मिलिट्री परेड में आखिरी मौर्य शासक का बृहदर्थ की हत्या कर दी थी। जब सम्राट बृहदर्थ गार्ड ऑफ ऑनर का रिव्यू कर रहे थे, यानी कि गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब कि उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे, तभी पुष्यमित्र जो कि एक ब्राह्मण और सेना का एक उच्च पदाधिकारी था, उसने उन पर हमला कर दिया। सरकार और संस्कृति। पुष्यमित्र शुंग ने 36 साल तक राज किया। उनके बाद उनके बेटे 149 ईसा पूर्व तक राजा बने रहे। अग्निमित्र को मौर्य साम्राज्य के आजाद राज्य विदर्भ में साथ हुए युद्ध में अपनी सफलता के लिए जाना जाता है। 73वीं ईसा पूर्व में पतन तक शुंग शुंग साम्राज्य केवल 10 शासकों ने शासन किया, ऐसा दस्तावेज में दर्ज किया गया है। अग्निमित्र की मृत्यु के बाद साम्राज्य तेजी से कमजोर होता चला गया। राज्य के बारे में सीमित जानकारी थी, लेकिन उनके शासकों का जिक्र क्लासिक संस्कृत लेख कालिदास की अपनी रचनाओं में भी किया गया है। साम्राज्य का प्रशासन चलाने में शुंग शासकों ने मौर्य प्रणाली को जारी रखा, जिसमें सिंहासन शाही खून के जरिए मिलता है। साम्राज्य के साथ साथ कई ऐसे छोटे राजा भी उभरे जो शासक की एक विकेंद्रीकरण प्रणाली का संकेत देते हैं। यह खोजी गई शिलालेखों सिक्कों से पता लगता है। शुंग साम्राज्य ने यवनों जैसे अन्य राजाओं के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। वे इंडो ग्रीक थे जिन्होंने मध्य एशिया के एक क्षेत्र बैक्टीरिया के भारत के विस्तार लाने की कोशिश करी। अन्य अभियानों का भी जिक्र किया गया, जैसे कलिंग, सातवाहन राजा के शासक। शुंग साम्राज्य कला खूब फूली फूली। छोटी टेराकोटी की मूर्तियां, स्मारक और खंबे, कुछ पुरातात्विक सबूत भी मिलते हैं। हेलिडोरस स्तंभ का एक प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि यह एक साम्राज्य में इंडो ग्रीक के साथ संबंधों को दर्शाता है। इनका नाम इंडो ग्रीक के राजा एंटिलिडोस के राजा हिलियोडोरस के नाम पर रखा गया था। शुरू में यह स्तंभ गरुड़ की मूर्ति को सहारा देता है, जो बौद्ध, हिंदू, जैन पौराणिक कथाओं का एक पौराणिक पक्षी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ कितने मार्क्स का है। ये प्रश्न आपका 10 नंबर का बनता है। चलिए पढ़ते हैं। कुषाण वंश के शुरुआती इतिहास के बारे में बताइए। महान कनिष्क के बारे में भी बताइए। देखिए, दक्षिण एशिया में कुषाण साम्राज्य मूल रूप से पहली शताब्दी ईस्वी के शुरुआत थी। प्राचीन भारतीय बैक्टीरिया के क्षेत्रों में मध्य एशिया क्षेत्रों एक मिनट स्टूडेंट ऑक्सन नदी के पास बना था। कुषाण काबुल नदी की घाटी के फैलकर मध्य एशिया की जनजाति को हराने में लगा था। इन विजयों में उत्तरी मध्य अमेरिका, ईरानी पठार के कुछ हिस्सों में शामिल थे, जिन पर कभी पार्थियन साम्राज्य का शासन हुआ करता था, जो कि एक प्राचीन ईरान के इराक में प्रमुख राजनीति और सांस्कृतिक शक्ति थी। कुषाण अपने चरम पर सम्राट कनिष्क 127 ईस्वी से 151 ईस्वी के शासनकाल में पहुंचे, जो एक बुद्ध थे, जिनका साम्राज्य चीन से लेकर उत्तरी पूर्वी भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। कुषाणों की उत्पत्ति कब हुई? 30 से 375 ईस्वी। कुषाण यू देखिए, इन्हें अब कुछ कुषाणों को दैवी राजा भी बोला करते थे, क्योंकि अपने आप को बोलते थे कि हम भगवान के पुत्र हैं। कुषाण यूई परिसंघ की 5 शाखाओं में से एक था, जो एक इंडो यूरोपीय खानाबदोश लोग थे। यूझी
मध्य एशिया के पूर्वी तारीम के बेसिन के घास के मैदानों में रहते थे, जो आज के शिनजियांग में है। चीन शायद इंडो यूरोपियन भाषाओं में कई तरह की भाषाएं बोलते थे, जब तक कि उन्हें 176 से 160 बीसीई में जियोंगनूम पश्चिम की ओर भगा दिया। यूजी लगभग 135 बीसीई में उत्तरी अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान में मौजूद ग्रीकों की बैक्ट्रियन किंगडम पहुंचे। उन ग्रीक राजवंशों को हटा दिया जो दक्षिण पूर्व में हिंदू कुश और सिंधु बेसिन के इलाकों में थे, जो आज के अफगानिस्तान पाकिस्तान में है बस गए हैं। कुषाण दूसरे सेंट्रल एशियाई कबीलों को हराने के लिए बैक्ट्रियो से फैल गए। कुषाण विस्तार। जैसे ही उन्होंने सिस्थियन कबीलों में इलाके छीने, कुषाण दक्षिण में इलाके में फैल गए, जबकि जिसे पारंपरिक रूप से गंधार के नाम से भी जाना जाता है। आज के काबुल, पेशावर के पास क्रमशः दो राजधानी कपीसा, पुष्कलावती बनाई। पहली और दूसरी सदी की शुरुआत में कुषाण भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्सों में फैल गए। लगभग 152 ईसा पूर्व में ईस्वी में बौद्ध धर्म के मानने वाले सम्राट कनिष्क ने अपनी सेना को काराकोरम पहाड़ों में उत्तर उत्तर में इलाकों में कब्जा करने के लिए भेजा और बाद में गंधार से चीन तक एक सीधी सड़क खोली, जो कि एक सदी से ज्यादा समय तक कुषाण में कंट्रोल में रही। राजवंश के पीक पर कुषाणों ने इस इलाके पर ढीला ढाला राज किया। इसी के साथ ही जो कि आज के उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए उत्तरी भारत तक फैला हुआ है। उनके रोमन साम्राज्य के रसीदस सफारस ऑक्सॉइड साम्राज्य हान चीन के साथ रासायनिक संबंध भी थे। रासायनिक, आई एम सो सॉरी, हाँ, मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, राजनयिक संबंध भी थे। साम्राज्य में सिंधु घाटी के रास्ते हिंदू महासागर ने समुद्री व्यापार को सिल्क रोड के वाणिज्य से जोड़ा, साथ ही सुरक्षा प्रदान की, जिसे खुंजेराब के दर्जे पर यात्रा के प्रोत्साहित किया और चीन में महानाय बौद्ध प्रसार सुविधाजनक बनाया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा बन गया। चलिए पढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 29 की तरफ, जो कि है एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन। 606 से 647 तक किस शासक ने शासन किया? आप हर्षवर्धन के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने भारत के 606 से 647 तक शासन किया। अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन राज्य के सलाहकारों की सहमति में थानेश्वर सिंहासन पर बैठे। उन्होंने खुद को पुष्य भूति वंश के सबसे महान शासकों के रूप में साबित किया। बेशक उन्होंने महान भारतीय शासक में से एक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, फिर भी वो एक सक्षम, न्यायप्रिय और परोपकारी शासक के रूप में भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासन रखते हैं। हर्षवर्धन के सामने पहला काम अपने भाई की हत्या का बदला लेना और अपनी बहन राजश्री को देवगुप्त की कैद से मुक्त कराना था। उनके शशांक से बदला लेने की कसम खाई और एक बड़ी सेना के साथ कन्नौज की ओर कूच कर दिया। रास्ते में वह कामरूप में राजा भास्कर वर्मन के एक दूत से मिले और राज्य के साथ संगठन बना लिया। हर्षवर्धन के साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, पढ़ते हैं। हालांकि नालंदा और बांसखेड़ा शिलालेख उस समय के सिक्के और शासन काल के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, लेकिन सबसे उपयोगी जानकारी बाणभट्ट की हर्षचरित्र चीनी यात्री हैन सांग के विवरण से मिलती है। हैन सांग ने बताया कि हर्षवर्धन ने शासनकाल में 6 सालों में पूरे देश में विजय प्राप्त कर ली। हर्षवर्धन के अधीन कौन कौन से प्रशासक थे? हर्षवर्धन अपने साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पिछले महान हिंदू शासक के मॉडल के रूप में बनाई। वह स्वयं राजा का प्रमुख था और सभी प्रशासक विधायी, न्यायिक शक्तियां और हाथों से केंद्रित थी। वो अपनी सेना का पहला कमांडर इन चीफ था। हर्षवर्धन ने महाराजाधिराज और परम भट्टरक की उपलब्धियां भी हासिल करी। वो एक परोपकारी शासक था और व्यक्तिगत रूप से प्रशासन की देखरेख करता था। हर्षवर्धन के समय संस्कृति की सभ्यता कैसी थी? संस्कृति और सभ्यता। हर्षवर्धन के काल में भारत की संस्कृति सभ्यता में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। गुप्त काल में स्थापित परंपराएं मूल जीवन के सभी क्षेत्रों में कला की भी जारी रही। सामाजिक स्थिति कैसी थी? देखिए, हिंदू समाज का जातियों में 4 गुना विभाजित प्रभावी बना। हालांकि निश्चित रूप से उन उपजातियों की उभर रही थी। जाति व्यवस्था अधिक कठोर होती जा रही थी। हालांकि अंतर जातीय भोजन और अंतर जातीय विवाह संभव थे। इस युग में महिलाओं को स्थिति में गिरावट का रुझान बना रहा। आर्थिक स्थिति कैसी थी? आमतौर पर साम्राज्य में खुशहाली थी। कृषि, उद्योग, व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों फल फूल रहे थे। उत्तर पश्चिम में पेशावर, तक्षशिला जैसे महान शहर बेशक हूण आक्रमण से नष्ट हो गए। मथुरा, पाटलिपुत्र अपना पिछला महत्व खो दिया, लेकिन प्रयाग, बनारस, कन्नौज साम्राज्य में भीतर समृद्ध थे। राजधानी शहर कन्नौज एक विशाल, समृद्ध, अच्छी तरह से सुरक्षित शहर था। इसमें बड़ी इमारतें, सुंदर बगीचे और स्विमिंग पूल भी थे। यहाँ अमीर सुसंस्कृत
बहुत पढ़े लिखे लोग रहते थे। लोग आमतौर पर साहित्यिक गतिविधियों के ललित कलाओं में रुचि रखते थे। अगला आता है हमारे पास धार्मिक स्थिति। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये सभी अभी भी भारत के लोकप्रिय धर्म थे। हिंदू धर्म लोग भर अपनी लोकप्रियता बनाए रखते थे। विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर बड़ी संख्या में होते थे। विष्णु विष्णु और उनके विभिन्न अवतार शिव और हिंदुओं जैसे लोकप्रिय देवता थे। प्रयाग और बनारस हिंदू के मुख्य रूप से केंद्र थी। बौद्ध धर्म का लोकप्रिय संप्रदाय महान था। शिक्षा और साहित्य। हर्ष स्वयं एक विद्वान थे। उन्होंने 3 नाटक लिखे थे जिनके नाम थे नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। चूंकि उस समय संस्कृत लोकप्रिय और प्रमुख भाषा थी, इसलिए उन्होंने अपने नाटक संस्कृत में ही लिखे थे और उनके प्रत्येक भारतीय विद्वानों को व्यापक प्रशंसा मिली। इसके अलावा हर्ष शिक्षा और विद्वानों के संरक्षक थे। कहा जाता है कि उन्हें अपनी आय का 1/4 हिस्सा शिक्षा सीखने पर खर्च करा। तो यहाँ पर ये हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 30th क्वेश्चन। और हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज कंप्लीट होने वाली है। भारत में मुस्लिम शासन संस्थापक कौन था? महमूद गजनवी और मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गोरी? कारण बताना है हमें इसमें। देखिए, भारत में मुस्लिम शासन की मजबूत नींव रखने वाले श्रेय शहाबुद्दीन गौरी को कहा जाता है। शहाबुद्दीन गौरी ने 1173 में गजनी का सिंहासन संभाला। अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद उसने भारत के उपजाऊ मैदानों की ओर ध्यान किया। अगले 10 सालों में उसने मुल्तान, उच्च और लाहौर जैसे कई इलाकों को जीता। उसने 1192 में तराइन की लड़ाई में दिल्ली राजपूत के शासक पृथ्वीराज को भी हराया। इसके बाद उसने अजमेर, कन्नौज और बनारस को जीता। शहाबुद्दीन गौरी की मौत के बाद उसके वायसराय कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत को गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ने 4 साल तक भारत पर राज किया। मोहम्मद बख्तियार खिलजी खिलजी से मदद में मोहम्मद गौरी द्वारा जीती गई जगहों का काफी विस्तार किया। उसने उसे उत्तर भारत के कंट्रोल में कर दिया। गुलाम वंश के दौरान महत्वपूर्ण शासक जिसने साम्राज्य को मजबूत किया, उसका विस्तार किया, वे थे इल्तुमिश और बलबन। इल्तुमिश ने न केवल बंगाल, बिहार और गवर्नरों को कई विद्रोह में दबाकर मुस्लिम साम्राज्य को टूटने से बचाया, बल्कि मालवा और सिंध से को भी जीता। इस तरह इल्तुमिश के मंत्री के तौर पर बनने पर बलबन ने हिंदू राजाओं को मुस्लिम गवर्नरों के विद्रोह को दबाया। उन्होंने मुगलों को हमला कर सफलतापूर्वक नाकाम किया। बाद में राजा के तौर पर बलबन ने न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला, बल्कि फिर से व्यवस्थित किया, बल्कि उत्तर पश्चिमी सीमा में मंगोलों के खिलाफ बहुत मजबूत एक सुरक्षा भी स्थापित करी उसने। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आपकी बार मैं सबसे पहले वीडियो लेकर आया हूं। उनकी शिकायत रहती थी कि सर इंग्लिश मीडियम की वीडियो पहले डाल देते हैं, हिंदी मीडियम की वीडियो बाद में आती है। तो हिंदी मीडियम के मेरे लिए यहाँ पर कोई भी पार्शलिटी नहीं है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं सबसे पहले वीडियो लेकर आया हूँ और सबसे पहले वीडियो मैंने डाली है यहाँ पर। आप इन 30 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं ग्रुप के ऊपर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी इसके बाद ही आएगी जल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।